कहते हैं जो शरीर से दिव्यांग होते हैं वो विचारों से विकलांग नहीं होते, और इरादे आपके अपूर्व कुलकर्णी जैसे हों तो आप कोई भी किला फतेह कर सकते हैं। आज अपूर्व जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। थैंक यू। अपूर्व जी को आपको बता दें इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस साल 2022 का नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस मिल रहा है अपूर्व जी को। अपूर्व जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस अवार्ड के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करें आपकी जर्नी की जो आपने जी है। आज हम चाहते हैं वो दर्शक भी हमारे साथ जिए वो जर्नी। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे 7 साल की उम्र में। महज एक 7 साल का बच्चा जो है उसे पता लगता है कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, मैं पूरे तौर पर नहीं देख सकता। एक बच्चे के लिए वो कैसा होता है, क्योंकि उसे शायद तब समझ भी नहीं आता कि इसके क्या मायने हो सकते हैं आगे जाकर। शुक्रिया निधि जी मुझे बुलाने के लिए। आपका दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं। जब 7 साल का था तो बचपन बड़ा ही सामान्य सा था। खेलना कूदना, साइकिल, क्रिकेट, स्विमिंग, इस सब में दौर गुजरता था। पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर लेता था। फॉर्चुनेटली पढ़ाई में ठीक अच्छा था तो उसमें समस्या नहीं आती थी। पर हुआ ऐसा कि 7 साल की उम्र के दौरान मैं जो ब्लैक बोर्ड है उस पर ठीक से देख नहीं पा रहा था। किताबों में मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। और इसके वजह से फिर डॉक्टरों के साथ मशवरा हुआ। कई सारे टेस्ट हुए। उसके बाद ये मालूम पड़ा कि मेरी आंखों की रोशनी जो है ये काफ़ी कम हो गई है और इसके लिए कोई इलाज भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि उस उम्र के बच्चों को इतना ये चीज़ तो समझ में नहीं आती है। पर जैसे जैसे ये बदलाव आते गए मेरे ध्यान में ये आता गया कि जो लोग मेरे आजू बाजू हैं वो उनका बर्ताव मेरे प्रति अलग होने लग गया। जिन दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेला करता था वो मुझे अपनी टीम में लेना चाहते थे। जो मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे वो मुझे कोई काम करने से रोकने लग गए। और ये सब जो है वो एक बच्चे के लिए थोड़ा सा असामान्य है ना। मैं इस बात का लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। वो हमेशा से ही मुझको हर स्फीयर में सपोर्ट करते आए हैं। तो जब जैसे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया तो मेरे पिताजी तो जो थे वो मेरे लिए बॉलिंग करते थे। मैंने कुछ मेरे अच्छे दोस्त भी थे, उनके साथ साइकिलिंग सीखी, रोलर स्केटिंग सीखी और पढ़ाई वगैरह का भी उसी तरीके से हम लोग ने आगे सिलसिला बढ़ाते गए। सो ये एक बड़ा सा सामान्य सा जन था। लेकिन तब हालांकि मैं ये मानूंगी कि एक 7 साल के बच्चे को उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन आइसोलेट हो जाना ये एक बच्चे को समझ में आ रहा होता है कि मुझे समान से अलग ट्रीट किया जा रहा है, मुझे इक्वल की तरह नहीं देखा जा रहा है। तो उस वक्त एक बच्चे के तौर पे हालांकि आपने कहा आपके माँ बाप का आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन एक बच्चे के लिए उस वक्त ये आइसोलेट कर दिया जाना, एलियन फील कर दिया जाना, ये कैसा था? ये देखिए कैसा है ना कि आप जब छोटे होते हो तो कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं ये आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अफेक्ट कर देते हैं जी। और यदि आपको सही एटमॉस्फेयर ना मिले इसका प्रभाव अलग हो सकता था जी। मेरे लिए फॉर्चुनेट बात ये थी कि मेरे साथ जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे किस तरीके से इसको देखना है वो सिखाया। मैं अपने तरफ जो बर्ताव है उसको जब महसूस कर रहा था तो मुझको ये भी ध्यान में आ रहा था, अच्छा मुझे कोई बता रहा है कि देखो आपके साथ क्या हो रहा है करके। पर शायद उन बच्चों को, बाकी जो मेरे साथ अडल्ट्स थे, उनको ये बताया नहीं जा रहा था। तो है ना, उस समय पे कैसा था कि संवेदनशील जो है, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी कम थी। और मैं ये महसूस कर रहा था कि हाँ ठीक है, चलो एक कठिनाई जो है वो तो है, पर इसकी कठिनाई की जो मैग्नीट्यूड है वो इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाकी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए सक्षम नहीं है ना। तो वो एक डिफरेंस मुझको नोटिस हुआ। इसके बावजूद अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ता गया
और सफलता मिलती गई। जी, साथ ही साथ अपूर्व जी, अर्ली इयर्स की बात करें, आपको 7 साल की उम्र में पता लगता है, लेकिन उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई और जो डेली लाइफ है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। आज की तारीख में हम ढेरों कहानियां सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। सुनने में आसान लगता है, होता नहीं है। तो वो डेली लाइफ जो है एक बच्चे के लिए, एक ग्रोइंग बच्चे के लिए कैसी थी? निधि जी, ये एज अ किड, एक बच्चे के लिए आपका क्या ज़िंदगी होती है? पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, ये दो आपके एरिया होते हैं। जब ये डिसेबिलिटी डायग्नोस हुई और उसके साथ मुझको अपने कुछ लाइफ डिसीजंस लेने पड़े, तो छोटी मोटी तरीके से और बड़े तरीके से, दोनों तरीके से बदलाव आए। एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी स्कूल का चयन करना चाहते हैं, कोई स्कूल चुनना चाहते हैं, तो क्या सोचते हैं? अच्छा, ये स्कूल कहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिलेगी बच्चे को, है ना? कहाँ पे आपको जो आपके मतलब पढ़ाई लिखाई वो सही होगी, खेल कूद में भी आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलेगा। मेरे पेरेंट्स को और मुझको, हमको ये सोचना पड़ता, अच्छा कौन सी स्कूल घर के पास है जी, है ना? कौन सा स्कूल आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है जी। क्योंकि ये नहीं है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कोई ख़राब है जी, पर सामने वाले की जो विलिंगनेस है जी, है ना, वो कहीं ना कहीं पे बहुत मायने रखती है जी। मैं नागपुर में मेरा चाइल्डहुड काफ़ी गुजरा है। वहाँ पे मेरी जो स्कूलिंग थी वो हो रही थी। अभी उसमें एक तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो सही है। मेरी पढ़ाई ज़्यादा करके जो थी वो सुन के हो रही थी, है ना, कि जो भी टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखती थी वो मैं तो देख नहीं पाता था, पर मैं सुनता था। तो जो टीचर्स जो हैं कभी कभी भूल जाते थे बोलना, तो वो मैं समझ नहीं पाता था। दोस्तों यारों से थोड़ा बहुत समझना वो कर लिया। एग्ज़ाम जब भी होते थे तो एक बच्चा जो है उसके दिमाग में क्या आता रहेगा कि मेरा ये चैप्टर जो है 10 चैप्टर है, 10 में से मैंने 7 किए हुए हैं, 3 मैंने ऑप्शन में छोड़ दिए हैं, या फिर ये सवाल मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे लिए इससे भी ऊपर एक कठिनाई आती थी। वो क्या थी कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्या होता था कि मैं खुद क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ ठीक से, मैं खुद तो लिख नहीं सकता था। मेरे लिए कोई पेपर लिखा करता है ना, तो क्या जिसको कहते हैं राइटर, क्या कोई राइटर मिलेगा या कोई स्क्राइब मिलेगा? सही बात है, कोई स्क्राइब मिलेगा। मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, वही सबसे बड़ा सवाल था। तो जब भी ये एग्ज़ाम हुआ करता था तो मैं और मेरे पेरेंट्स, हम लोग ज़्यादा करके समय तो इसी में बिता देते थे कि अच्छा कोई राइटर मिल जाए। कोई आप किसी के बच्चे के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर दो, उसको रिक्वेस्ट कर दो, टीचर्स को रिक्वेस्ट कर दो कि थोड़ा एग्ज़ाम का टाइम अगर आगे पीछे हो सके, क्योंकि बच्चा अवेलेबल नहीं है जो आपके लिए लिख पाएगा। तो इसी में ज़्यादा समय चला जाता था और यही रहा है जो जर्नी है वो। लेकिन जैसे आपने एक एग्जांपल दिया स्क्राइब ढूंढने का, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि एक बात मात्र है जो आपने बताई। ऐसी कई और बातें या ऐसी कोई और मदद जो आपको बाहरी दुनिया से चाहिए होती थी, लोगों की चाहिए होती थी, वो मिल पाती थी आसानी से, या आपने कहा उस ज़्यादा टाइम जो है उसी में व्यर्थ हो जाता था? मैंने आपको बताया कि मैं सुन के पढ़ाई करता था जी। अभी मैं खुद किताबें तो नहीं पढ़ पाता हूँ। ऐसे समय पे हुआ ऐसा करता था कि जो मेरे माता पिता हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे लिए पढ़ा करते थे जी। जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो फुल टाइम उनका जॉब करके फिर घर पे आके मेरे लिए पढ़ के दिखाते थे, और उनके समय के हिसाब से मैंने पढ़ना होता था, है ना। अभी काफ़ी शुरुआती समय से ही हम लोग ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़ोरों शोरों से किया। जब कंप्यूटर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग ने एक बहुत सिंपल टेप रिकॉर्डर जो था उसका इस्तेमाल किया। उसमें मेरे पिताजी, मेरी मदर जो हैं वो अपने बुक्स रिकॉर्ड करते थे, मेरी किताबें रिकॉर्ड करते थे और उसको मैं सुना करता था। जब मुझको आगे जाके कंप्यूटर का सहायता मिली तो मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए, क्योंकि क्या होता था कि ये अभी मैं खुद से पढ़ सकता था कंप्यूटर के मदद से,
कंप्यूटर बेसिकली मुझको पढ़ के दिखाता है। जी। पर ये चाहे ये फ्रीडम आ गया हो, इसमें दिक्कतें क्या आती थी कि आपको किताबें कंप्यूटर में अवेलेबल होनी चाहिए, जो उस समय पे काफ़ी मुश्किल चीज़ थी, है ना। तो उसके लिए हम ये करते थे कि किताबें बाज़ार से लेके आना है, वो किताबों को फाड़ना है, उसकी पन्ने अलग करके उसको स्कैन करना है, स्कैन करके फिर उसको अलग सॉफ्टवेयर से लेके जाके ऐसे फॉर्मेट में लेके आना है जो कंप्यूटर मुझको पढ़ के सुना सके। तो ये पूरा एक क्या नाम है, स्ट्रगल हुआ करता था। अच्छा, दूसरा स्ट्रगल जो है वो क्या नाम है, सोशल इंटरैक्शंस में हुआ करता था कि जैसे अभी क्या है कि आप फ्रेंडशिप कैसे बनाते हैं। स्कूल के क्लास में तो फ्रेंडशिप नहीं बनती है, फ्रेंडशिप बनती है प्लेग्राउंड पे, फ्रेंडशिप बनती है जब आप अपने दोस्तों के साथ चाट वगैरह खाने जाएं, कुछ मूवी देखने चले जाएं, कभी किसी के बर्थडे पार्टी में चले जाएं। अभी ऐसे सब सिचुएशन में होता ऐसा था कि जो एक्सपीरियंसेस एक यंग बच्चा लेके चलता है, मैं उसमें फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, है ना। अगर कहीं पे पिकनिक जाना है तो वहाँ पे पहुँचना कैसा है, वही एक बड़ा सवाल होता था, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है वो इतना डिसेबल्ड फ्रेंडली तो हुआ करते नहीं थे। अभी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई है, पर उस समय तो और भी ख़राब थी, है ना। अगर कोई किसी ने मूवी जाना है, कहीं कुछ और करना है, तो कई बार तो ऐसे होता था कि शायद आपको बुलाया ना जाए, कंसिडर ना किया जाए। तो ऐसे छोटे मोटे या और बड़े भी कठिनाइयाँ आती थी, जिसके वजह से एक्सपीरियंसेस जो थे वो थोड़े से अलग होते थे। अच्छा, एक सवाल करियर चॉइसेस को लेकर भी, क्योंकि आप आप सीए भी रहे हैं, साथ ही साथ ओएमआई के आप हेड ऑफ रिसर्च रहे हैं, अभी हैं इस वक्त मौजूदा। तो ये जो मैनी हैट्स जो आप डॉन करते हैं, ये जो करियर चॉइसेस है, बहुत आसान नहीं है कि एक विजुअल इम्पेयर्ड व्यक्ति ये सोच पाए, ये सोच भी पाए कि वो इतनी चॉइसेस जो है अपने लिए बना सकता है और उस पर फिर खरा भी उतर सकता है और आज नेशनल अवार्ड भी जीत सकता है। बचपन से क्या है कि मुझको साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा था, पर उस टाइम पे जो कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सक्षम नहीं था कि मैं साइंस ले पाऊँ। मुझे बिजनेस में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर कॉमर्स चुना। और कॉमर्स जब आदमी चुनता है तो सबसे जो क्या नाम है, बेस्ट डिग्री जो है वो सीए की होती है। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि मैंने सीए करना है करके। बात सही है कि सीए बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है, बहुत ज़्यादा। शायद क्या नाम है, डिसेबिलिटी हो ना हो, लोग उससे थोड़ा सा बच के ही रहते हैं। पर ये भी था कि अभी तक जो लाइफ में किया था वो चैलेंजेस ओवरकम किए थे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकाला था, तो इसमें भी रास्ता ढूंढना था, है ना। और तो मन बना लिया था और कोशिश करते गए। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत साथ मिला मुझको। अभी इस समय तक ऐसे होने लग गया था कि हम लोग ने किताबों को कंप्यूटर में कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम लोग ने मास्टर कर लिया था, है ना। तो ये सारी की सीए की किताबें जो हैं, आप इमेजिन करिए कि जैसे टैक्स की किताब है, टैक्स की किताब करीब 600 पेज की होती है, अकाउंट्स की किताब करीब 300-400 पेज की होती है। ये सारी की सारी किताबें मेरे पिताजी और कुछ वॉलंटियर्स के हेल्प से हम लोग ने कंप्यूटर में कन्वर्ट करी, और मैंने पूरी जो अपनी पढ़ाई है वो कंप्यूटर से करी, जिसमें मैं कंप्यूटर के सामने बैठा करता था और कंप्यूटर मुझको पढ़ के सुनाता था जो भी मटेरियल है उसको, और उसी से फिर आगे हम लोग पढ़ाई करते गए। मैं अपना काफ़ी काम जो है वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे करता हूँ, फ़ोन्स पे करता हूँ, और इसमें फैसिलिटी होती है जो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पे है वो डिस्प्ले करके दिखाती है। क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ तो मैं खुद इसको पढ़ नहीं पाता हूँ, पर इन फीचर्स के द्वारा मुझे कंप्यूटर पढ़ के दिखाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मुझको अभी स्क्रीन पे क्या है वो उसको डिस्प्ले, उसको पढ़ना है, तो मैं कंप्यूटर कैसे ये पढ़ सकता हूँ। PWD's bare loss of productive time in navigating infrastructural inaccessibility. इस तरीके से मैं जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो उसको समझ सकता हूँ क्या डिस्प्ले है,
अपना काम कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, जो भी रिपोर्ट्स है वो पढ़ सकता हूँ, इंटरनेट ब्राउज कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ। ये सारा इसी तरीके से होता है। अच्छा अपूर्व जी, अर्ली करियर चॉइसेस की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपने सीए का उदाहरण तो दिया ही, लेकिन बाकी जो करियर चॉइसेस रही आपकी वो क्या क्या थी, और वहाँ पर क्या वो इतनी आसान थी जितना लोगों को देखने में लगता है? आसान तो पता नहीं निधि जी। जब मैंने सीए कंप्लीट किया तो नेक्स्ट ऑब्वियस बात थी कि आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। ये बेसिकली एक 3 साल का इंटर्नशिप होता है ना। तो जैसे सब लोग कह रहे थे, मैंने भी काफ़ी जगह पे अप्लाई किया। थैंकफुली मेरे जो परफॉर्मेंस थी स्टडीज़ में वो अच्छी थी, तो मुझे इंटरव्यू के कॉल्स भी आ रहे थे हर जगह से। और मैंने काफ़ी जगह पे इंटरव्यू किए, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी सीए फर्म, छोटी सी फर्म, सब जगह पे। और एक मज़े की बात ऐसे होती थी कि जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचता था तो मेरे सीए के पढ़ाई के बारे में सवाल कम पूछे जाते थे, पर सवाल ये पूछा जाता था कि अच्छा तुम काम कैसे करोगे। हमारे यहाँ पे तो क्लाइंट पे जाना होता है। क्लाइंट हमारा हो सकता है कि फैक्ट्री कहीं पे दूर दराज इलाके में हो, या ऑफिस कहीं पे बिजी एरिया में हो, आप उधर पहुँचेंगे कैसे। तो ऐसे सवाल उठा करते थे। और उनके मन में ये भी डाउट था कि अच्छा ये जो वाउचर है, जो बिल्स है, जो कागजात है, वो कैसे पड़ेगा। काफ़ी कन्विंसिंग करनी पड़ी। फाइनली फॉर्चुनेटली केपीएमजी नाम की एक बहुत ही बड़ी फर्म है, उनके साथ मुझको काम करने का मौका मिला। पर ये जो अर्ली एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे मन में घर कर गया कि अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इतने एजुकेटेड लोग भी ये सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें अभी भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। और इसी कारण के वजह से जो फिकी है, उसके साथ मैं डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन कमेटी का मेंबर हूँ, एक्सपर्ट मेंबर हूँ। और मैं उनके थ्रू हमारी जो कॉर्पोरेट इंडिया है उसके साथ काम करता हूँ कि वो अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको और इंक्लूसिव बना पाएँ। जो डिसेबल्ड लोग हैं, बाकी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे उनको टैलेंट को वेलकम हो और वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर पाए। मैं आपको मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एक बात बताता हूँ, और ये इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेरी टीम को जाता है। हमारी टीम जो है OMI की, उसको जाता है, हमारे लीडर्स को जाता है। काम जब ऑफिस करने में आप जाते हैं तो खाली काम नहीं होता है, आपका सोशल इंटरेक्शंस भी होता है। अभी कैसे कोविड के टाइम पे आप देखेंगे कि लोग अपने अपने घरों से काम तो कर रहे थे, पर सोशल इंटरेक्शन ज़ीरो था। तो खाली आप वेतन के लिए नहीं जाते हैं ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। और इसमें काफ़ी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी होती है ना। कोई कभी गेम खेल लिया, कभी कुछ और ऑर्गेनाइज कर लिया। हमारे ऑफिस में भी ये होता है। तो जब कोविड का समय था और लोग अलग अलग काम कर रहे थे, तो हम लोग ने ऑनलाइन गेम्स खेलने का डिसीजन लिया। अभी होता ऐसा है कि सारे ऑनलाइन गेम्स जो है वो एक विजुअली डिसेबल्ड व्यक्ति खेल नहीं सकता है। तो हम लोग ने काफ़ी ढूंढ के ऐसा एक गेम ढूंढ के निकाला जो मैं भी खेल सकता हूँ और लोग भी खेल सकते हैं। अच्छा, अभी ये गेम जो है दिखने में बहुत ही साधारण सा, बहुत बोरिंग सा है। आप SMS के चैट्स जो होते हैं ना, आपके व्हाट्सएप के चैट, उस तरीके से डिस्प्ले समझ लीजिए। पर मेरी पूरी टीम ने ये कहा कि हमने यही गेम खेलना है, बिकॉज हम सब मिलके ये खेल सकते हैं। तो ऐसे भी जो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती है एक किसी भी व्यक्ति को अच्छा फील कराने में, प्राउड फील कराने में, और इंक्लूसिव फील कराने में। और मुझको तो अच्छा लगा ही, वो तो एक बात है ही, पर इससे एक मैसेज भी गया बाकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम मेंबर्स के लिए कि हमारी जो टीम है वो हम एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम बस ये कहते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो अपने विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट में लिख देती हैं। हम खाली ये कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। और हम उसमें नहीं करते हैं खाली जहाँ पे काम का मामला है, हम 360 डिग्री से इसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जी, और एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि डेली लाइफ में कोप कैसे करते हैं आप, ये ज़रूर जानना चाहते हैं। कोई भी उदाहरण देकर आप बताना चाहें?
हम लोग ने काम की काफ़ी बात कर ली। बचपन से ही मुझको अलग अलग जगह पे जाना अच्छा लगता था, पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा उधर पहुंचोगे कैसे, वो जो एक सवाल था वो कहीं ना कहीं रोके रखता था, है ना। चाहे वो स्कूल हो, कौन से कॉलेज में जाना है वो हो, कहाँ पे जॉब करना है वो हो, सामने वाले ने कॉन्फिडेंस फील करना है या नहीं करना है कि इसको जॉब ऑफर कर सकूं या इसको कोई असाइनमेंट दे सकूं, वो हो। ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी या तो आपकी एक्सपीरियंसेस को काफ़ी ओपन अप कर सकती है या फिर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है ना। अब मज़े की बात ऐसे है कि एक इंडियन सिचुएशन में रह के उसको देखकर आपका एक माइंडसेट बन जाता है। जब मुझको स्टैनफोर्ड जाने का मौका मिला MBA करने के लिए, ये काफ़ी साल पुरानी बात है, करीब 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय पे भी जो ये राइड हेलिंग सर्विसेज थी, है ना, टैक्सी वगैरह जो आप मोबाइल पे फोन बुक कर देते हैं, वो बहुत नई बात थी। तो जब मैं उधर पहुंचा और मुझको ये मालूम पड़ा कि मैं मोबाइल खोल सकता हूँ, मोबाइल में मैं एक कैब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और वो मुझे लेने के लिए मेरे यहाँ पे आ जाएगी, वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि अब मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता था। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी को पूछना है कि अच्छा बस का नंबर क्या, ये बस कहाँ जाती है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दोस्त को रिक्वेस्ट कर सकूँ, यार मुझको इस जगह पे जाना है, यहाँ पे शॉपिंग करने जाना है या किताब लेने जाना है, वो मुझे मेरे साथ चलोगे क्या। मैं खुद के टाइम का खुद मालिक था, है ना। तो वो जो एक बदलाव है वो बहुत लिबरेटिंग बदलाव है। ये आपको मतलब ऐसा है कि आपको पंख लग जाए, मान लीजिए कि आप जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, वो फ्रीडम का जो ये है उसको कम नहीं आंका जा सकता है। और मैंने एक बार वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो आने वाला समय है उसमें मैं इसी स्पेस में कुछ बदलाव लाना चाहूँगा अपने देश में। तो आप सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन थे जो स्टैनफोर्ड में गए, और वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? मैं फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड इंडियन था जो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में गया था, जो वर्ल्ड की टॉप बिजनेस स्कूल में से है। और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन था। अभी जैसे यहाँ पे आप किसी स्कूल वगैरह में चले जाएं तो काफ़ी टाइम बर्ताव ऐसा होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आप सॉल्यूशन ढूंढ के निकालिए कैसे करेंगे करके। पर वहाँ पे जब मैं गया तो सबसे एक अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो है वहाँ पे एक डेडिकेटेड ऑफिस था जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के असिस्टेंस के लिए खास करके था। तो आप और वो जो है वो चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे एक्सपीरियंस का फुल बेनिफिट ले। आप उधर से खूब पढ़ें, खूब सीखें, आपका माइंडसेट इम्प्रूव हो और फिर आगे जाके जो भी आपका काम है उसमें करें। तो ये एक बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर था, तो मुझे जो पढ़ाई का मटेरियल था वो कंप्यूटर में मिल जाता था, उससे काफ़ी हेल्प होती थी। क्योंकि अभी मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था कि मैं आपके समय से पढ़ाई करूँगा, मैं अपने समय से पढ़ाई कर सकता था। जितनी मदद क्लासरूम में होती थी वैसी मदद क्लासरूम के बाहर भी होती थी। तो ये जो ऑफिस ऑफ डिसेबिलिटी ये था, सपोर्ट था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पे कैसे कि पूरा का पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो एक्सेसिबल था। जगह जगह पे रैम्प्स थे, टैक्टाइल मार्किंग थी, जिससे आपको जब आप चलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे स्टेप आ रही है आगे। आपको गिरने का डर नहीं होगा या किसी वॉल वगैरह में जाके भिड़ने का डर नहीं होगा। क्लासेस में टीचर्स काफ़ी ओपन माइंडेड थे, तो जब मैं उनको अपनी समस्या बताता था तो वो चाहते थे कि कुछ किया जाए जिससे पढ़ाई में आसानी हो। और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ओपन माइंडेड थे। मुझे इस दौरान जैसे US में किस तरीके के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं वो देखने का मौका मिला। साथ ही साथ जब मैं उनके साथ अलग अलग देशों में घूमा, चाइना, अर्जेंटीना, जापान, वहाँ पे भी कैसे अलग अलग सुविधाएं उसका देखने का मौका मिला। और इससे मुझको ये मदद हुई कि
हम अपने देश में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं, ये सोचने का मौका मिला। और कुछ रिसर्च पॉलिसी पे भी आप काम कर रहे हैं? जी, मैं अभी OMI फाउंडेशन, जो हम एक थिंक टैंक है, उसमें उसके साथ हेड ऑफ रिसर्च के तौर पे काम करता हूँ। ये हमारी जो थिंक टैंक है ये मोबिलिटी में स्पेशलाइज करती है। अर्बन मोबिलिटी जैसे बस, टैक्सी, रिक्शा, बाइक टैक्सीज, पर्सनल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अलग अलग विषयों पे काम करती हैं। यहाँ पे हमने एक रिसर्च ये किया था कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा है। ये रिसर्च जो है वो इंडिया में ही नहीं, इस तरीके का रिसर्च दुनिया में पहले कभी नहीं किया गया था। तो ये हमारे द्वारा किया गया और हमने पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा लोगों से समझा कि किस तरह की कठिनाई आती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि बसेस हैं, बसेस में रैम्प्स नहीं है, आप चढ़ेंगे कैसे। ये तो सेकंड लेवल की प्रॉब्लम हो गई। फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? अगर मैं जैसे मैं एक ब्लाइंड लेडी से बात कर रहा था, वो मुझे बता रही थी कि रैम्प होना तो सेकेंडरी बात है। जब भी कई बार बसेस देखती हैं कि कोई डिसेबल्ड लोग हैं, वो रुकती ही नहीं है। तो ये इस तरीके की कठिनाई आती है। जब कोविड का टाइम था, जब अलग अलग जगह पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए, तो डिसेबल्ड लोगों के बारे में शायद सोचा ही नहीं गया था, है ना। तो क्योंकि क्या है कि आप ऐसा समझिए कि आपने क्राउड कंट्रोल के लिए एक एग्जिट क्लोज कर दिया। अभी अगर मैं एक व्हीलचेयर पे हूँ और जो एंट्रेंस आपने क्लोज कर दिया, खाली उसी एंट्रेंस पे रैंप है, तो मैं ट्रेन स्टेशन में जाऊँगा ही कैसे? ट्रेन यूज़ करना तो दूसरी बात है ना। या फिर अगर मैं एक ब्लाइंड व्यक्ति हूँ जो उसने एक मेंटल मैप बना दिया है, एक मन में एक नक्शा बना लिया है कि मैं सीधा जाऊंगा, राइट लूंगा, राइट में सीढ़ी आएगी। वहाँ पे आप अगर चेंज कर देंगे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, वहाँ पे बैरिकेड्स लगा देंगे, तो पूरा वो मैप बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो उससे पूरी कठिनाइयाँ आ जाती है। या फिर अगर मैं एक डेफ इंसान हूँ जो भले सुन नहीं सकता है लेकिन लिप रीड कर सकता है थोड़ा बहुत, अगर सामने वाला मास्क पहन के रहेगा तो मेरी कम्युनिकेशन तो बंद हो गई ना, है ना। तो ये ऐसी कठिनाइयों से कैसे उभरा जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग ने रिसर्च करा था और काफ़ी रिकमेंडेशंस भी करे थे गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने काफ़ी कुछ इसको एक्सेप्ट भी किया है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। कई बाहर के बदलावों का आपने ज़रूर जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर आपको हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर हैं, उनसे उन्होंने आपको पुरस्कृत किया। क्या वो काम है आपको लगता है अभी होने अभी बाकी हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन और बहुत कुछ है जो ब्रिज करना भी बाकी है। जी निधि जी, सही बात कह रही हैं आप। और ये हमारे काम के लिए हमको पुरस्कृत किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के हरदीप सिंह पुरी जी ने। देखिए कैसा है कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, इनका एस्टिमेट है कि दुनिया में करीब 15% लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ जीते हैं। जी। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से लगभग 2% लोग जो हैं वही खाली डिसेबिलिटी के साथ जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप हो गया है ना कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एक इंटरवेंशन ज़रूरी है वो ये है कि आप सही गणना की जाए, कितने डिसेबल्ड लोग हैं, किस किस्म की तकलीफ़ों के साथ जीते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा ऐसा है कि आप एक बार आपको मालूम पड़ गया कि क्या क्या कितने लोग हैं, आपको सही तरीके की पॉलिसीज़ लानी होंगी, नोटिफाई करनी होंगी, जिसको बेसिस लेके गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। जैसे अगर अभी किसी को एक नया स्टेशन बनवाना है ना, रेलवे स्टेशन बनवाना है, भले मैं चाहूँ कि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, यूजेबल हो, पर मैंने करना क्या है ना। अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं किस बेसिस पे कोई रिक्वायरमेंट डालूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए जो बैकग्राउंड में रेगुलेशंस होनी चाहिए वो उस तरीके की रेगुलेशंस होनी चाहिए।
कुछ रेगुलेशंस आई हैं, और भी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। साथ ही साथ साथ ही साथ डिज़ास्टर सिचुएशंस में, जैसे कोविड का टाइम हो गया, वैसे उस टाइम पे आपको ये सोचना होगा कि जैसे नॉन डिसेबल्ड लोगों को आप कैसे सहायता करें, उसके लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। वैसे ही डिसेबल्ड लोगों को कैसे सहायता करें उनकी, उसकी भी गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसे कई चीज़ें की जा सकती हैं। और इस सब चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, आप उनके साथ मिलके काम करिए। उनके लिए काम करना ये तो है ही, पर आप उनसे समझिए कि उनकी कठिनाइयाँ क्या आ रही हैं, उनको किस तरीके की मदद चाहिए है, क्या चीज़ उनको हेल्प करती है, क्या चीज़ उनको हेल्प नहीं करती है। तो ये पूरी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो उनके सहायता से होनी चाहिए। तभी जाके जो भी आप बदलाव करेंगे उसका पूरा उपयोग हो पाएगा। एक चीज़ और, ये तो रही टेक्नोलॉजी की बात कि कैसे क्या ब्रिज किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस लाई जा सकती है, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर ये कि माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है जिसमें हम आप जैसे हमारे साथ बैठने उठने वाले लोग ही इस माइंडसेट को बदल सकते हैं। यानी हम जैसे सोसाइटी का नाम दे देते हैं, हम ही वो सोसाइटी हैं। तो ये जो सोसाइटी में लोगों के माइंडसेट में बदलाव की बात है, उसमें कैसे अवेयरनेस लाया जाए? निधि जी, आपने बिल्कुल सही बात करी। ये अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं। देखिए, आप जब बड़े होते हैं तो कुछ मुकाम है जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आपके स्कूल, वर्क एनवायरनमेंट, ये सब हो गए, है ना। मेरा मानना है कि एक तो आपको अलग अलग जगह पे जब आप प्रो डिसेबिलिटी सुविधाएं देखेंगे तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। आपको रैंप है इसका अचरज नहीं होगा, रैंप है इस रैंप नहीं है इसका अचरज होगा। तो कुछ बदलाव ऐसे होने चाहिए जगह जगह पे। जो स्कूल कॉलेज है जहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में ऐसे लेसन्स होने चाहिए जो डिसेबिलिटी को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे। आप उनको ये नहीं करें कि अच्छा, ये उसका पोर्ट्रेयल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप हमारी मीडिया में जैसे है, उसका पोर्ट्रेयल कैसे होता है कि विलन जो होता है उसकी आंखों पे पट्टी होती है, या फिर उसका कोई हाथ में कोई प्रॉब्लम होता है। ये सब पोर्ट्रेयल आपको जो आपके करिकुलम में पोर्ट्रेयल है वो सही तरीके से करना होगा, ताकि लोगों को डिसेबल्ड लोग जो है वो एक कोई अलग कम्युनिटी वो नहीं है, वो हमारे में से ही है। इसकी ये हो आगे चल के जो कॉर्पोरेट सेटिंग्स है, जो वर्क सेटिंग्स है, वहाँ पे भी ज़्यादा करके डिसेबल्ड लोग को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये की जा सकती है, जैसे आपके जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो आपके एनुअल अकाउंट्स होते हैं, उसमें आप अलग अलग किस्म के इंफॉर्मेशन देते हैं। आपने प्रॉफिट कितना बनाया, आपका खर्चा कितना हुआ। वैसे ही आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी आप ये डिस्क्लोजर दीजिए कि आपकी कंपनी में कितने लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी के साथ जीते हैं। आपने उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स किए हुए हैं, ये डिस्क्लोजर करें। एक बार ये डिस्क्लोजर होना चालू हो जाएगा तो जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये महसूस करेंगे कि अच्छा, हम लोग ने भी जैसे बाकी अच्छे काम कर रहे हैं वैसे हम भी इसके तरफ काम करें, और इसका बेनिफिट उनको अपने रेवेन्यू ग्रोथ में, मार्केट शेयर में भी होगा, आपकी ब्रांड इमेज में भी होगा। तो ऐसे कुछ हमने करने चाहिए। अलग अलग फोरम्स में डिसेबल्ड लोगों को लेके आना चाहिए। जैसे आपके न्यूज़ चैनल पे मुझको बुलाया गया है, ये एक अलग स्टोरी नहीं होनी चाहिए, एक यूजुअल स्टोरी होनी चाहिए। जब ये होगा, जब ये फ्रीक्वेंटली होने लग हो जाए, तब अवेयरनेस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपूर्व जी, जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की वजह से, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं और लोग कैसा फील करवा देते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कई बार लूज आउट हो जाता है। तो आज आप यहाँ आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं आप?
निधि जी, ऐसा है कि अगर आप डिसेबिलिटी के साथ जीते हैं तो बैरियर्स तो आएंगी लाइफ में। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और खुद में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि आप खुद को सक्षम बना सकें इन बैरियर्स को फेस करने के लिए। और ये करते हुए ना एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ऐसा है कि आप वाई या वॉट पे ज़्यादा ध्यान दें, हाउ पे ध्यान दें। जी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप खुद को ये ना पूछें कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, ये नहीं। या फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। आपने जो आपका गोल रखा है उसके साथ आपको हाउ लगाना है, हाउ कैन आई अचीव दिस गोल। जी। जब आप हाउ की तरफ से सोचते हैं ना तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है कि अच्छा, अगर मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, शायद मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ जी। और वो उससे मैं सुन सकता हूँ या कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ। तो हाउ पे बहुत एम्फोसिस देना इम्पॉर्टेंट है। और हाउ खाली आप एक बार समझें तो आप सबको भी समझाएं कि अगर ये चेंजेस की जाएं तो हम जो हमारी सोसाइटी है उसको और इंक्लूसिव बना सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है निधि जी। इसका कारण ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, उसका एक स्टडी है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, जो कंट्रीज़ हैं, अगर वो अपने डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर उनकी हाउ ये जो ये पैरामीटर है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं गए तो वो ऑलमोस्ट 7% ऑफ GDP के जितना लॉस बेयर करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि करीब आप समझ लीजिए कि जैसे जो मुंबई का GDP में कंट्रीब्यूशन है करीब या दिल्ली का है, लगभग उतना आप जो वैल्यू है वो लूज कर रहे हैं क्योंकि डिसेबल्ड लोग जो है वो आपके वर्कफोर्स से बाहर है ना। तो ये आपको इस तरह से सोचना है और वाई और व्हाट पे नहीं, हाउ पे ध्यान देना है। जी। तो अपूर्व जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए और अपनी जो जर्नी है, अपना सफ़र जो है वो साझा करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि चमत्कार आपके साथ ना हो तो आप खुद ही चमत्कार बन जाइए। तो यहाँ अपूर्व जी खुद ही अपने लिए चमत्कार बन गए। और आपको इसमें क्या कुछ सीखने को मिला वो ज़रूर कमेंट्स में लिखकर आप बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।